जय हिंद दोस्तों। आज हम अशोक को पढ़ने वाले हैं। आपको पता है कि हिस्ट्री का जो एक चल रहा है पूरी तरह से अब है, इसमें अशोक की जानकारी पूरी दी जाएगी, लेकिन उसके पहले आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते नहीं हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप दक्ष 441 क्लासेस जो है इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और आगे करेंगे। वीडियो को बढ़ाते रहिए, कम से कम अपने दोस्तों में तो भेजते रहिए यार। लाइक करने में नहीं जाता है कुछ, सब्सक्राइब और शेयर करने में कुछ नहीं जाता है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप तो इतना कर ही सकते हैं। चलिए आइए, अब हम कल तक हमने जो देख लिया था, आपने देखा कि मौर्य वंश की स्थापना हो गई थी। ध्यान दीजिएगा, मौर्य वंश की स्थापना हो गई। इसका स्थापना करने वाले राजा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त मौर्य। आपने देखा ये चंद्रगुप्त मौर्य का बचपन कैसा था, क्या था, इसका कुछ अता पता नहीं। एक प्रकार से देखा जाता है, इसको बताया जाता है यह निम्न जाति का बच्चा था। निम्न जाति का, कैसे? निम्न कुल का बच्चा था। इसको खरीदा गया था, इसको खरीद के लेके आता है इनका गुरु, इनके लेके आता है जिनका नाम था चाणक्य। जिनका नाम क्या था? चाणक्य, या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते थे चाणक्य। आप जानते हैं चाणक्य इनको खरीद के लाते 1000 करोड़ साल में। किससे खरीद के लाते हैं? हाँ, कोई शिकारी था, उस शिकारी से इनको खरीद के लेके आते हैं और एक महान राजा बनाते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य में विश्व विजेता बनने की झलक दिखाई दे रही थी। लेकिन इनके बाद आपने देखा था इनका पुत्र बैठता गद्दी पे, जिनका नाम था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार के दरबार में एक विदेशी राजदूत आता है जिसका नाम था डायोमेकस। याद रखना, कौन आता है? डायोमेकस। और डायोमेकस जो है अब एंड्रियोकस के पास एक सलाह भेजता है कि राजा ने 3 चीजें मांगी है। 3 चीज कौन कौन सा मांगा था इसने? एक अंजीर मांगी थी, मीठी शराब, और एक दार्शनिक। ठीक है, दार्शनिक नहीं पाया। मीठी शराब और अंजीर, वो 2 चीज इनके राज दरबार में आती है, आपको पता है। उसके बाद इनका जो कार्य, इन्हीं का एक पुत्र पैदा हुआ। ध्यान देखना, अब यहां से कहानी आपकी एकदम बेहतरीन तरीके से चली। इनका एक पुत्र पैदा होता है 304 ईसा पूर्व में। कब पुत्र पैदा होता है? रुक जाइए, आप हेडिंग डालिएगा अशोक, हेडिंग पैरिस से डालिएगा अशोक। अब आगे देखिएगा यहां से, अब यहां से प्यार से सुनिएगा। कहानी तभी मजा आएगी सुनने में जब आप ध्यान से सुनेंगे, जान लीजिए, वरना फिर जीवन में कब छूट जाएंगे पीछे आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। वो कहानी सुनो ना, चल कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो तुम लोग जैसे बच्चों के सामने हवाले वतन साथी कर दिया जाएगा, क्या होगा? बतियाने में भिड़ जाओगे तब तक। ध्यान दो। हाँ, आपका टारगेट तभी पूरा होगा जब आपका निशाना एकदम अपने कहां होगा? हाँ, लक्ष्य पे। ठीक है, इतना याद रखना। अर्जुन ने तैरती ही मछली की आंख में तीर तभी मार पाए थे जब उनको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रही थी? मछली की आंख। ठीक है, तो अपना गोल अचीव तभी कर पाओगे जब आपको सिर्फ और सिर्फ अपना टारगेट दिखाई देना चाहिए, तभी कुछ होगा। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी कल शाम को थोड़ा एक खास मित्र की शादी थी, चले गए थे, जाना पड़ा, मजबूरी थी, परेशान थे तब भी जाना पड़ा, क्योंकि बेचारा इतने टाइम से एयरफोर्स में है, छुट्टी लेके आया था। एक लड़का मित्र थे, वो लोग ट्रेनिंग चल रही थी, बता रहा था कि एक लड़की थी यार, कहा पता नहीं कितनी मतलब खाली होती है दिमाग से। गोली जब टारगेट पे मरवाई जा रही थी, कह रहा था कि टारगेट पे ऐसा गोली मारी कि आगे इतने पेड़ पालो थे, सारी गोली ना टारगेट पे लगी, ना रेंज में रुकी, ना पेड़ पालों में रुकी, और 2.5 किलोमीटर पे एक औरत जो है घास छील रही थी, उसको जाके लग गई। अब जान लीजिए, यहां से मारी, ठीक है, उसको जाके लग गई। जहां मारना तो वहां नहीं लगी जाके। कह रहा तो समझाया गया, मतलब मानी जाके उसको, ना केस करने जाए, केस हो जाता, दिक्कत हो जाती। और कहा हमारे साथ एक लड़का जो है मार रहा था, कहा कि जब आया वो अपने गोल पे एक भी नहीं लगा पाया, तो कह रहा साहब हमारे इनके गोल अब लग गया हमारे, तो अपने ब्लाहा नहीं पाते, उनके ब्लाहा रह जाएगी। अब जान लीजिए, ठीक है ट्रेनिंग में होता है, लेकिन अब किस्मत देखिए, 2.5 किलोमीटर दूर हो, इतना पेड़ पालो था, कहीं गोली फंसी नहीं, सीधा जाके लग गई उसको। होता है कभी कभी। आ जाइएगा अशोक।
अशोक, दिमाग बैठाइएगा इस बात को। अशोक, अशोक आप कहोगे किसका पुत्र था सर, तो आप कहोगे या बिंबिसार का पुत्र था। किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था। इनके पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। पिता का क्या नाम था? पिता थे बिंदुसार। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके पिता कौन से संप्रदाय से आया करते थे? आजीवक संप्रदाय के। कौन से संप्रदाय के थे? आजीवक। कौन से संप्रदाय को मानते थे? आजीवक संप्रदाय। याद रखना, कौन से संप्रदाय को माना करते थे? आजीवक संप्रदाय। कौन? बिंदुसार। किसको माना करता था? आजीवक संप्रदाय को। और इनका कार्यकाल जो चला 273 ईसा पूर्व से, आप क्लियर करिएगा, 273 ईसा पूर्व से लगभग 232 ईसा पूर्व तक, 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक ये गद्दी पे बैठते हैं। कौन? अशोक। और कहते हैं इतना क्रूर शासक था, इतना खतरनाक शासक था, बाद में हृदय परिवर्तन हो गया, वो अलग की बात है। लोगों को सीधा कटवा दिया करता था। इनके मृत्यु के कई साल बाद किसी में इतनी औकात नहीं थी कि अशोक के गद्दी पर बैठा जा सके। हाँ, बाद में ऐसा हुआ कि राजा ने इनके सिंहासन को खुदवा के फेंकवा दिया, वो जनता ने, वो अलग की बात थी। लेकिन क्रूरता भर भर के रखी हुई थी। किसमें? अशोक के अंदर। और आप जानते हैं अशोक का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व। इनका जो जन्म हुआ, जन्म 304 ईसा पूर्व। और ये 304 ईसा पूर्व में जब इनका जन्म हुआ था, याद रखना, उस समय भारत में एक राजदूत आया। राजदूत कौन आया था? दिखाइए, मेगास्थनीज। याद करो कौन आया? 3 में कौन आया था? मेगास्थनीज। और ये मेगास्थनीज आया था 299 ईसा पूर्व के लिए। कहा गया 303 में आया और 299 ईसा पूर्व तक इसको रहना था। इतने में इन्होंने बहुत कुछ कर दिया, भारत में लिख दिया, पूरे भारत के बारे में, भारत क्या था, कैसा था, सारी जानकारी इन्होंने नीत की। लेकिन उसके बाद गद्दी पे बैठते हैं इनके पिताजी। अभी तक तो जब इनका जन्म हुआ था ये बैठे थे गद्दी पे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक का जन्म के टाइम कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन उसके बाद इनके पिता बैठते हैं बिंदुसार। और बिंदुसार की मृत्यु होती है कब? 273 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु कब होती है? मृत्यु ध्यान से देखना, 273 ईसा पूर्व। और जैसे 273 ईसा पूर्व में ये मरते हैं, गद्दी के लिए गृह युद्ध छिड़ जाता है। क्या होता है? गद्दी के लिए गृह युद्ध छिड़ जाता है और गृह युद्ध स्टार्ट होता है। कहते हैं 4 साल चला यह गृह युद्ध। गृह युद्ध कितने साल चला? 4 साल। 4 साल एक गृह युद्ध चलता है। यानी कि गृह युद्ध मतलब होता है कि आपस के भाइयों में लड़ाई भिड़ाई। एक प्रकार से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा गृह युद्ध कौन सा था? पता है आपको? महाभारत। उससे बड़ा गृह युद्ध ना हुआ है, ना होने की संभावना है। पता नहीं, कहा जाता था 20 पितामह 10 लाख सैनिकों को डेली मारा करते थे। सोच रहे हैं कितनी बड़ी संख्या बताई गई है? 10 लाख सेना डेली कुरुक्षेत्र के क्षेत्र मैदान में। अब सही था या गलत था, ये सोचने पे इंसान को मजबूर कर दिया। अगर दिल से सोचे, 10 लाख सेना। सिर्फ कौन? भीष्म पितामह, उसके बाद अर्जुन मारा करते होंगे, गुरु द्रोणाचार्य, भीम, ये सब जो मारते थे वो अलग छोड़ दो। अकेला एक बंदा 10 लाख सैनिक। बात समझ में आ गई? तो जान लीजिए इतना बड़ा गृह युद्ध था। लेकिन ये भी कोई कम नहीं था। 99 भाइयों का वध करना बहुत बड़ी बात होती है। इसने कितने भाइयों को? कुल 4 सालों में 99 भाई को। कितने भाई को? 99 भाई को वध करता है। 99 भाई का वध करने के बाद एक टाइम पीरियड आता है सन 269 ईसा पूर्व। सन कब? सन 269 ईसा पूर्व। ध्यान से बैठाना दिमाग में। 269 ईसा पूर्व का एक टाइम आता है जब ये अपना राज्य अभिषेक कराता है। देखा जाए 73 से आ गया था लाइन में, लड़ाई में, युद्ध के। लेकिन स्वतंत्र कब होता है? 269। भैया उल्टा चलत है। किसके मृत्यु? नहीं, अभी तो अशोक के पिताजी मरे हैं ना।
अभी अशोक मान रही कहा पहलवान, ये अशोक का टाइम पीरियड है। ये इनके पिताजी मरे हैं, इनके पिताजी जब मरेंगे यहां से तब तो इनका कार्यकाल शुरू होगा। तो वही बात कह रहे हैं। तो उसके बाद कहते हैं गृह युद्ध 4 साल चला, इस 4 साल के बाद इनका होता राज सिंहासन, ओ क्या राज्याभिषेक, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक करवाया जाता है। यानी कि राज्याभिषेक के बाद ये गद्दी पे बैठते हैं और गद्दी पे बैठने के 8 साल बाद ये अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ते हैं, जो एक ही युद्ध इनके जीवन का हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध था, मेन युद्ध जो था कलिंग का युद्ध। कौन सा युद्ध इन्होंने लड़ा? कलिंग का युद्ध लड़ते हैं। हाँ, दिमाग बैठा लीजिए, कौन सा युद्ध लड़ते हैं? कलिंग का युद्ध। अब थोड़ी सी बात करेंगे कलिंग के युद्ध, जल्दी करिए। 69 में इनका क्या हुआ? राज्याभिषेक। और पूछा जाता राज्याभिषेक के कितने साल बाद? 8 साल बाद। राज्याभिषेक के कितने साल बाद? 8 साल बाद एक युद्ध लड़ा इन्होंने, जिस युद्ध का नाम था कलिंग युद्ध। चलेगा, आ जाएगा। देखना ध्यान से, कौन सा युद्ध इन्होंने लड़ा? कलिंग युद्ध। कलिंग का युद्ध। राज्याभिषेक होने के कौन सा साल? 8वें साल में, ईयर के बाद। हाँ दिमाग, 8वें साल के बाद, यानी कि राज्याभिषेक 1969 में। इसके बाद 8 साल यहां से घटाया जाए कितना आ जाएगा? 61, क्योंकि उल्टा चलना है। तो लगभग इसने 1900 कह रहे 269 261 ईसा पूर्व में। कलिंग का युद्ध कब लड़ा? 261 ईसा पूर्व में। लेकिन एक बात याद रखना, राजा सिर्फ आदेश देता था, युद्ध के मैदान में कम आता था। बात समझ में ना? क्या करता था? आदेश देता था, राजा युद्ध के मैदान में कम आता था। और कलिंग का राजा उस समय कौन था? नंदराज। कौन था? नंदराज। याद रखना, कलिंग का जो राजा था उनका नाम था नंदराय राज। क्या नाम था? नंदराज। तो देखना ध्यान से, नंदराज इनका राजा था, नंदराज। और कहते हैं इस युद्ध में इतना भीषण नरसंहार किया गया था, इतना भीषण नरसंहार किया गया था, लगभग 1 लाख लोगों का वध किया गया था। कितने लोग मरे थे? लगभग 1 लाख। लगभग 1 लाख लोगों का वध किया गया था। 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया था। कितने लोगों को? 1.5 लाख लोगों को बंदी, ये हत्या कर दी गई थी, हत्या। अब जान लीजिए, यहां तक कहते हैं कि बच्चे बच्चे को मारा गया था, किसी को नहीं छोड़ा गया था इस युद्ध में। एक एक बच्चे को मार दिया गया था। और राजा अशोक निकलता है इस युद्ध का क्या देखने? हाँ, तमाशा। कहता चले देख के आए कि मतलब ये विजय, हमारी जो इतनी बड़ी विजय हुई है, ये कितनी खतरनाक है। और जैसे ही यह आया, कहा देखने, और देखा कि लोग बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गरिया रहे हैं। इसके दिमाग में एक बहुत बड़ा विचार उत्पन्न हुआ कि यार मतलब दुनिया किस काम की है? अगर क्या मिला मुझे? एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा, लेकिन मैंने कितने घरों को उजाड़ दिया। ठीक है, क्यों मार दिया? ये सारे विचार आए किसके मन में? अशोक के मन में। किसके मन में? अशोक के मन में। अशोक के हृदय में परिवर्तन होने लगा। क्या होने लगा? परिवर्तन होने लगा। यह सारा वर्णन कौन से अभिलेख में पूछा जाए? कलिंग की युद्ध का वर्णन 13वें अभिलेख में। कौन से अभिलेख में है? 13वां अभिलेख। इन्होंने जो अभिलेख, अभी अभिलेख पढ़ नहीं रहे, आगे पढ़ाएंगे। अभिलेख का मतलब होता है पत्थरों पे खुदाई हुई चीजें या लिखवाई गई चीज, वही अभिलेख कहलाती। 13वें अभिलेख में इसका वर्णन किया गया, सारी बातें लिखी गई। और इस 13वें अभिलेख में वर्णन के साथ साथ पूछा जाएगा, और इसका वर्णन सबसे सही तरीके से कहां मिला है? हाथी गुफा अभिलेख। कौन से अभिलेख में? हाथी गुफा अभिलेख। एक और अभिलेख था हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, आपसे यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा, हाथी गुफा अभिलेख कहां पाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कहोगे उड़ीसा में। हाथी गुफा अभिलेख कहां पाया गया था? आप कहोगे हाथी गुफा अभिलेख पाया गया था उड़ीसा में। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख को किसने खुदवाया?
खारवेल ने। किसने खुदवाया था? खारवेल। उड़ीसा में मिला, उड़ीसा। और किसने खुदवाया? खारवेल। तो आपसे पूछा जाएगा हाथी गुहा अभिलेख किसका था? खारवेल का था। और इसमें विस्तृत रूप से किसका वर्णन किया गया था? कलिंग युद्ध का। किसका वर्णन किया गया था? कलिंग युद्ध का। क्यों? क्योंकि ये कलिंग नामक स्थान जो पाया गया, ये भी कहां पाया जाता है? उड़ीसा। दिमाग बैठाना, एक कलिंग नामक स्थान भी कहां पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। और इस कलिंग युद्ध का पूर्ण रूप से वर्णन होता है खारवेल अभिलेख में। कौन से अभिलेख में? खारवेल अभिलेख। और खारवेल अभिलेख को क्या कहा जाता है? हाथी गुफा अभिलेख। क्या कहा जाता है? हाथी गुफा अभिलेख। अब देख रहा, जब यहां से इनका हृदय में परिवर्तन आना शुरू हुआ, किसके? अशोक के। अशोक का हृदय परिवर्तन, अशोक का हृदय परिवर्तन। मेरी बात सुनना ध्यान से। अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और अशोक का एक भतीजा था निग्रोध। कौन था? इनका भतीजा था निग्रोध। दिमाग बैठाना, इनका भतीजा, अशोक का भतीजा था निग्रोध। इन्होंने निग्रोध को देखा कि निग्रोध मस्त रहता है अपनी दुनिया में। वो इतना मस्त रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। ये निग्रोध के पास जाते हैं, यानी कि हृदय में परिवर्तन लाने का सबसे बड़ा काम कौन करता है? निग्रोध करता है। ये निग्रोध के पास जाते, कहते ये बताओ तुम इतने मस्त कैसे रहते? हम में तो बड़ा दुख हुआ हमको ये युद्ध लड़के, या फिर ये मतलब समझ नहीं आया। उन्होंने कहा हमने बौद्ध धर्म को अपनाया है। क्या कहा? हमने बौद्ध धर्म को अपनाया है, और जो बौद्ध धर्म को अपनाएगा वो मस्त रहेगा। उन्होंने कहा बौद्ध धर्म की पूरी जानकारी दीजिए। कहा हम बौद्ध धर्म को अपनाया, ना कि हम बौद्ध धर्म के गुरु हैं। कहा फिर यह जानकारी मिलेगी कहां? चलिए हम आपको एक गुरु से मिलाते हैं। इन्होंने एक बौद्धिस्ट गुरु से मिलाया। उस गुरु का नाम था उपगुप्त। क्या नाम था? उपगुप्त। याद रखना, इस उपगुप्त ने इनको शिक्षा दी। किसकी शिक्षा थी? बौद्ध धर्म की। किसकी शिक्षा दी? बौद्ध धर्म की। इनको लगा कि दुनिया में सबसे बेस्ट चीजें जो है वो कौन है? बौद्ध धर्म है। याद रखना। और उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा लेकर ये बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। कौन से धर्म को अपनाते हैं? बौद्ध धर्म। दिमाग में बैठाओ ही नहीं एक एक बातों को। बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद इन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि मैं बौद्ध धर्म को अपना रहा हूं तो आप भी बौद्ध धर्म को अपनाइए। इन्होंने कहा आप स्वतंत्र हैं, आप मस्त है अपनी दुनिया में, आपको जो मन कहे वो धर्म अपनाइए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बात समझ में आई ना? इसीलिए इनको सही सूरता कहा जाता है। सही सूरता मतलब होता है सभी धर्मों को दर्पण। अशोक का हृदय परिवर्तन, दर्पण और परिवर्तन में अंतर नहीं नजर आ रहा है। हाँ, इनको क्या कहा? सही सूरता। याद रखना, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जब इन्होंने सबको कहा कि आप अपने अपने धर्मों को मान सकते हैं, किसी की बुराइयां मत करिए, किसी के धर्म को अनजान मत बनाइए, सारे धर्मों को मानिए, तो इसलिए इनको सही सूरता कहा गया। सही सूरता मतलब सबके धर्म के प्रति प्रेम रखने वाला। हाँ, इनको क्या नाम दिया गया? सही सूरता। सहिष्णुता का मतलब होता है सभी धर्म के प्रति प्रेम रखने वाला, और अगर असहिष्णुता बोल दे तो सिर्फ अपने धर्म को मानने वाला। इन्होंने कहा सर पंडितों को कोई दुख ना दीजिए। क्या कहा? पंडित को कोई दुख ना दीजिए, इनका आदर करिए, बाकी सब धर्मों का आदर करिए। सहिष्णुता कहलाए कौन? अशोक। इन्होंने शिक्षा किससे ली? बौद्ध धर्म की उपगुप्त से। इनके हृदय में परिवर्तन करने वाला निग्रोध था। किसको देख के हृदय में परिवर्तन आया? निग्रोध को। कलिंग की युद्ध की संपूर्ण जानकारी जो मिलती है, विस्तृत जानकारी मिलती, कहां मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख में। कौन से अभिलेख में मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख में मिलती है। अशोक को, क्योंकि अशोक जो है सभी धर्मों को मानता था, प्यार करता था, इसलिए इसको सही सूरता कहा गया। तो आपसे याद रखना, हाथी गुफा अभिलेख किसने लिखवाया था? खारवेल ने लिखवाया था। ये कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। कलिंग का राजा उस समय कौन था? नंदराज। राजा कौन था? नंदराज। यह युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व, यानी कि उसके गद्दी पे बैठने के 8वें साल। गद्दी पे बैठने के कौन से साल? 8वें साल। अब इसने एक मन में विचार ले आता है बंदा कि अब मैं इस धर्म का क्या करूंगा? प्रचार प्रसार करूंगा। तो प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध धर्म के इन्होंने 2 अपने पुत्र और पुत्री को चुना। किसको? पुत्र और
पुत्री को चुना, सबसे पहले इसने, मिटा दे इसको, हो गया, समझ में आ गई ना बातें। ध्यान से देखना। तो उसके बाद इसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म, धर्म का प्रचार। ध्यान रखना, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने एक पुत्र एक पुत्री, पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। हाँ, पुत्र का नाम था महेंद्र, पुत्री थी संघमित्रा। इन दोनों को कहां भेजता है? श्रीलंका। एक एक चीजें बैठा लो दिमाग से। अभी तो 14 शिलालेखों को पढ़ना होगा, इनके छोटे शिलालेखों को पढ़ना होगा। घबराइए मत भाई, बहुत चीजें पढ़नी है इसमें, ठीक है। थोड़ा राज्य से हटके चला जाएगा। अभी ये श्रीलंका भेजा जाता है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, ये दोनों, इनकी कुल 5 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 5। याद रखना, अशोक की कुल 5 पत्नी थी। अशोक की 5 पत्नी, 500 नहीं भैया, वो 500 वाला तो जो था सो था ही। इनके पास मात्र 5 थी। कितनी थी? 5 पत्नी थी। और 5 पत्नियों में पूछा जाता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो महेंद्र और संघमित्रा को चुना। किसको चुना? महेंद्र और संघमित्रा को चुना। ये महेंद्र और संघमित्रा के मम्मी का क्या नाम था? इनके मम्मी का नाम था पत्नी देवी। क्या नाम था? हाँ, पत्नी देवी। ये पुत्र किसके थे? हाँ, पुत्र थे पत्नी देवी। हाँ, हंसो मत। किसके पुत्र थे? पत्नी देवी के पुत्र से। और इसकी पूरी जानकारी कहां मिलती है आपको? कि इसकी पूरी जानकारी मिलती है संघ, क्या नाम था उसका जी? हाँ, इसकी पूरी जानकारी मिलती है सिंहली अनुश्रुति में। कहां मिलती है? सिंहली अनुश्रुति। जानकारी इसकी कहां मिलती है? सिंहली अनुश्रुति। सिंहली अनुश्रुति से इस चीज की पूर्ण रूप से जानकारी मिलती है कि ये किसके पुत्र थे? पत्नी देवी। किसके पुत्र थे? पत्नी देवी। हाँ, किसके पुत्र थे? पत्नी देवी। एक अन्य, हाँ, अशोक नहीं, ये दोनों महेंद्र और संघमित्रा, ये अशोक की पत्नी थी, ठीक है। इन्हीं के पुत्र थी ये दोनों, जिसको श्रीलंका भेजा गया था। किसके लिए? प्रचार प्रसार के लिए। एक अन्य बीबी का भी वर्णन मिलता है। अन्य बीबी का नाम था तिस्यरक्षिता। क्या नाम था? तिस्यरक्षिता। हाँ, दिव्य दान में यह वर्णन किया गया। एक अन्य पत्नी थी इनकी, जो अलग से इसका वर्णन है अन्य पत्नी का, ठीक है, जिनका नाम था तिस्यरक्षिता। तिस्यरक्षिता, तिस्यरक्षिता। अब कहोगे इसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है कि इनकी एक अन्य पत्नी थी जिनका नाम था तिस्यरक्षिता? दिव्य दान। कहां से? दिव्य दान। दिव्य दान कहां से प्राप्त होता? दिव्य दान। दिव्य दान क्या था? एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ। क्या है? दिव्य दान क्या है? एक प्रकार का बौद्ध ग्रंथ है, जहां से इनके पत्नी तिस्यरक्षिता का जानकारी मिलती है। लेकिन प्रिय पत्नी ये नहीं थी। अब पूछेगा अशोक की प्रिय पत्नी कौन थी? कारुवाकी। 14 महाभिलेखों में सिर्फ एक पत्नी की जानकारी मिलती है, जिसका नाम था कारुवाकी। हाँ, तो कहेगा कि कारुवाकी का जानकारी कहां से मिलती है? आप कहोगे इलाहाबाद अभिलेख या रानी के अभिलेख से। कहां से? कारुवाकी की जानकारी कहां से मिलती है? प्रिय पत्नी कारुवाकी की जानकारी कहां से मिलती है? आप कहोगे इलाहाबाद अभिलेख या रानी के अभिलेख से। इनकी एक पत्नी की जानकारी जो मिलती है कारुवाकी, कारुवाकी, ये किस अभिलेख से मिलती है? इलाहाबाद अभिलेख। इलाहाबाद, इलाहाबाद अभिलेख। या इस अभिलेख को एक नाम और दिया जाता था, रानी का अभिलेख। क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख। यार, इस अभिलेख में सीधा सीधा बताया गया है कि जो अशोक की पत्नी कारुवाकी थी वो दान किया करती थी। क्या किया करती थी? दान किया करती थी। इलाहाबाद अभिलेख या रानी के अभिलेख में क्या कहा गया इसकी पत्नी को? क्या पत्नी दान किया करती थी? क्या किया करती थी? दान।
याद रखना, दान किया करती थी, लेकिन वास्तव में इस अभिलेख को अशोक ने इलाहाबाद में नहीं लिखवाया था। ठीक है, तो आप कहोगे सर इस अभिलेख को कहां लिखवाया था इन्होंने? इस अभिलेख को कौशांबी में लिखवाया था। कहां लिखवाया था? कौशांबी में। तो इसलिए इस अभिलेख का एक नाम और था, कौशांबी अभिलेख। क्या नाम था? कौशांबी अभिलेख। क्लियर करिए इस बात को। इस अभिलेख का एक नाम और था, कौशांबी अभिलेख। अब जब अशोक ने इस अभिलेख को खुदवाया कौशांबी में था, तो सर्वप्रथम यह अभिलेख कहां रहा होगा? कौशांबी में। और सर जब यह अभिलेख कौशांबी में था तो इलाहाबाद कैसे आया? एक राजा आता है, गद्दी पे बैठता है। कौन से वंश में? मुगल वंश में। मुगलिया सल्तनत में सबसे प्रतापी राजा कौन? अशोक, ओ सॉरी, अकबर। कौन? अकबर। अकबर ने इसको कहां से, अकबर ने, इस चीज को याद रखना, अकबर ने इसको कहां से ले आया? कौशांबी से उठा के कहां लाया? इलाहाबाद। कौशांबी से उठा के कहां लाया? इलाहाबाद। याद रखना, कौशांबी से उठा के कहां लाया? इलाहाबाद। अब देखो इन्होंने इतिहास को तहस नहस कर दिया। यार कौशांबी में रहा होता, एक चीज याद करनी पड़ती। अब हमें याद करना है कि कारुवाकी का जो वर्णन है वो किस अभिलेख में? कौशांबी अभिलेख में। और इस कौशांबी अभिलेख को उठा के कहां लाया गया? इलाहाबाद में। किसके द्वारा लाया गया? अकबर द्वारा। और ये इलाहाबाद अभिलेख कहलाया। और रानी का वर्णन होने के नाते इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख। इस अभिलेख में सिर्फ रानी कारुवाकी के बारे में ही नहीं बताया गया है, इस अभिलेख में दो और सम्राटों के बारे में जानकारी मिलती है। एक सम्राट का नाम था समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का। किसका? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का, गुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति प्लस समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के अलावा और किसकी जानकारी मिलती है? हाँ, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के अलावा और किसकी जानकारी मिलती है? जहांगीर। किसकी? जहांगीर। ये दो लोगों के वर्णन लेख और इसमें निहित होते हैं, जहांगीर और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, पता है नहीं? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता? क्योंकि इसने अपने जीवन में एक भी युद्ध को हारा नहीं था। नेपोलियन भी ऐसा था, उसने मात्र एक युद्ध अपने जीवन में हारा था, लेकिन उसने जो है अपनी सेना को उत्साहित बहुत तगड़ा करता था नेपोलियन, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता? समुद्रगुप्त को। याद रखना, कारुवाकी का वर्णन, इसकी जो सबसे प्रिय पत्नी थी कारुवाकी, इसका वर्णन कहां मिलता है? रानी के अभिलेख में। कहां मिलता है? रानी के अभिलेख में, जो पहले कहां था? कौशांबी में। कौशांबी से अकबर कहां लेके आता? इलाहाबाद। और रानी के अभिलेख में रानी को क्या कहा गया? एक दान वीर रानी कहा गया, या दान करने वाली रानी कहा गया। ठीक है, यानी कि अशोक की कारुवाकी जो पत्नी थी, ये कैसी थी? दानी थी, दान करने वाली थी। और आप जानते हैं इसी के समय काल में जब बौद्ध धर्म को इतना इसने प्रसारित किया, प्रचार प्रसार किया, तो एक बौद्ध संगीति होती है। कौन सी वाली? थर्ड बौद्ध संगीति होती कहां? पाटलिपुत्र में। याद रखना, तीसरी बौद्ध संगीति भी हुई इसके समय काल में, थर्ड बौद्ध संगीति। इसके समय काल में कौन सी? थर्ड बौद्ध संगीति। संगीति होती है कहां? पाटलिपुत्र। कहां होती? पाटलिपुत्र। याद रखना, कहां होती है? पाटलिपुत्र। हाँ, इस चीज को याद रखना, यहां थर्ड बौद्ध संगीति करवाई गई भगवान बुद्ध, क्योंकि ये भगवान बुद्ध को बहुत मानता था, बहुत ही ज्यादा। बाद में ये बौद्धिस्ट धर्म अपना के कहता है आप कोनो विस्तार ना होगा राज्य का, कोनो मारपीट नहीं होगी, एकदम शांति से जीवन बिताओ। लेकिन था बहुत क्रूर। आपने क्रूरता का इसका वर्णन सुन ही लिया पीछे। जब ये क्या हुआ करता था? अवंती का राज्यपाल हुआ करता था। पिछली क्लास में हम बता चुके हैं क्या हुआ करता था। अवंती का राज्यपाल हुआ करता था। दो विद्रोह, एक अवंती में विद्रोह हुआ था, इसने दबाया था। एक जम्मू कश्मीर में विद्रोह हुआ था। जम्मू कश्मीर का उस समय राज्यपाल कौन था? सुसीमा, जिसका इन्होंने विद्रोह दबाया था। और जब राजा ने पूछा विद्रोह कैसे दबाया, कहा विद्रोहियों को काट के फेंक दिया, यानी कि सबको काट के फेंकवा दिया, 99 भाइयों का वध कर दिया। ऐसे इंसान का हृदय परिवर्तन हो सकता है तो दुनिया में किसी का भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। बस
एक ठोकर की जरूरत है, सही समय पे लग जाए। इनको लगी, हृदय में क्या आया, हृदय परिवर्तन। उसके बाद यह पहला राजा बना जो अभिलेख लिखवाना शुरू करता है। क्या लिखवाना शुरू करता है, अभिलेख लिखवाना शुरू करता है। लिखवाने की इसको जो है प्रेरणा कहां से मिली, डेरियस से। प्रेरणा कहां से मिलती है अभिलेख लिखवाने की, डेरियस से मिलती है। डेरियस कहां का राजा था, ईरान का राजा था। कौन से वंश का, हखमनी वंश। कौन से वंश का, हखमनी वंश। ध्यान, हाँ ये अशोक और जहांगीर, जहांगीर। चलेगा, आगे देखिएगा थोड़ा सा। अगर पूछा जाए इसने क्या लिखवाए थे, अभिलेखों को लिखवाया था। अभिलेख क्या थे कि जब पत्थरों पे लिखवाया तो आप जानते हैं शिलालेख कहलाया, और जब स्तंभों पे लिखवाया तो उसको स्तंभ लेख कहलाया, यानी कि पिलर लेख कहलाया। यानी कि बड़े बड़े स्तंभों पे लिखवा दिया पिलर लेख, जब पत्थरों पे लिखवा दिया शिलालेख, और छोटे छोटे पत्थरों पे लिखवाया तो लघु अभिलेख। ये सारी चीजें कहलाई क्या, इसके अभिलेख कहलाए। आप जानते हैं इसने क्या लिखवाया, अभिलेख लिखवाना शुरू किया। सुनिएगा बातों को। और यह अभिलेख लिखवाने की सीख किससे मिली, राजा डेरियस से। किससे मिलती है, इसने अभिलेख लिखवाने की सीख किससे ली, डेरियस। डेरियस, डेरियस कहां का राजा था, ईरान का। इस डेरियस का वंश कौन सा था, हखमनी वंश। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आप लेवल में पहुंचेंगे, हाई लेवल पढ़ाई करने, तुरंत पूछा जाएगा डेरियस का वंश कौन था जिससे अभिलेख लिखवाने की सीख ली थी उसने, अशोक ने। तो आपको के हखमनी वंश, कौन सा वंश था, हखमनी वंश का एक राजा था जिसका नाम था डेरियस। क्या नाम था, डेरियस। और डेरियस ने अभिलेख लिखवाने की सीख जो है डेरियस से किसको मिलती है, अशोक को। याद रखना किसको मिलती है, अशोक को। अशोक ने यह अभिलेख लिखवाया और यह प्रथम राजा बना जिसने अभिलेखों के साथ सीधे बातचीत करता था, या अभिलेखों की सहायता से जनता का संबोधन किया करता था। कौन था वह, अशोक। त्यार रहा, भारत का प्रथम राजा बना। भारत का प्रथम राजा, प्रथम राजा था जो अभिलेखों की सहायता से, किसकी सहायता से, अभिलेखों की, ध्यान से बातों को सुनना, अभिलेखों की सहायता से सीधा जनता का क्या किया करता था, एक प्रकार से देखा जाए नेतृत्व किया करता था, या सीधा जनता का संबोधन किया करता था। क्या किया करता था, संबोधन। क्लियर करो बातों को। यह भारत का पहला राजा बना था जिसने अभिलेखों की सहायता से सीधे जनता का क्या किया करता था, संबोधन किया करता था। क्या किया करता, संबोधन। इसने जो भारत में लिखवाए, कहा भारत, इसने 4 जगह अभिलेख लिखवाए हैं, याद रखना, ध्यान दो शशिकांत। 4 जगह अभिलेख लिखवाए हैं। पहला कहां लिखवाया, भारत। दूसरा कहां लिखवाया, पाकिस्तान। उस समय कहोगे सर पाक कहां है, लेकिन वर्तमान में है ना। तीसरा कहां लिखवाया, अफगानिस्तान, और चौथा कहां लिखवाया था, ग्रीक। हाँ, भारत का था तो भारत में ग्रीक। अब पूछा जाएगा इसने कौन सी भाषा में भारत में लिखवाया, तो भारत में उस समय सबसे फेमस भाषा थी ब्राह्मी। कौन सी लिपि फेमस थी, ब्राह्मी। भारत का जो अभिलेख था ये ब्राह्मी लिपि में था। अफगान कह दीजिए, अफगानिस्तान। ब्राह्मी लिपि कौन सी लिपि में था, ब्राह्मी लिपि। दिमाग बैठा लीजिए, जो भारत में इन्होंने अभिलेख लिखवाया है वो कौन सी लिपि में था, ब्राह्मी लिपि। लिपि का मतलब होता है लिपना पोतना, एक प्रकार से लिखना। कौन सी लिपि में था, ब्राह्मी लिपि। जो पाकिस्तान में लिखवाया खरोष्टी लिपि। अब कहोगे गुरुजी कहे अलग अलग लिपि में लिखवाता था, ये इतना चालाक राजा था, इसको पता था कि जहां के लिए अभिलेख लिखवा रहे वहां की भाषा में लिखवाएं। क्योंकि अगर मैं आपको अभिलेख लिखवा के दे दूं और अभिलेख लिखवा के मैं दे दूं ग्रीक भाषा में, आप जान पाओगे क्या लिखा गया है, नहीं जान पाओगे। तो आपको हिंदी में लिखवाना पड़ेगा ना। तो ये जहां अभिलेख लिखवाता था उसी भाषा में लिखवाता था जो भाषा की जानकारी वहां प्राप्त थी। क्लियर करिएगा।
तो किसने में लिखवाया? ये ब्राह्मी लिपि में लिखवाया, खरोष्टी लिपि में लिखवाया। अफगान में कौन सी लिपि उस समय चला करती थी सर जी? अफगान में आर्माइड लिपि चला करती थी। कौन सी? आर्माइड, यानी कि आर्माइड लिपि में लिखवाया अफगान, आर्माइड, आर्माइड लिपि में। और ग्रीक में कौन सी लिपि थी? ग्रीक लिपि। ग्रीक में कौन सी लिपि थी? ग्रीक लिपि था, ग्रीक लिपि में लिखवाया। अगर ग्रीक वर्तमान में क्या कहलाता है? आप कहोगे तुर्की। ग्रीक वर्तमान में क्या है? तुर्की। और इसको एशिया का माइनर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का माइनर। दिमाग बैठाओ, एशिया का माइनर क्या कहा जाता है? एशिया का माइनर। हाँ, क्लियर कर लो बातों को। एशिया का माइनर कहा जाता है। क्लियर हो गई बातें? क्या कहा जाता है? एशिया का माइनर। और सबसे पहले इसके अभिलेखों को पढ़ने में जो सफलता मिली थी वो जेम्स प्रिंसेस को मिली थी। किसको मिली थी? सबसे पहले इसके अभिलेख को किसने पढ़ा? पढ़ने वाला व्यक्ति पढ़ा, उस व्यक्ति का नाम था जेम्स प्रिंसेस। जेम्स प्रिंसेस, जेम्स प्रिंसेस। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, जेम्स प्रिंसेस ने अभिलेख को पढ़ा जरूर, लेकिन जब ये अभिलेख खुदवाया जा रहा था या इन चीजों को जब खुदवाया जा रहा था, उस समय खुदवाई करवाने वाला व्यक्ति कौन था? उसका नाम था जेम्स पेंथर। किसने? जेम्स पेंथर। जब इसको खुदवाया, ध्यान सुनो मेरी बात, जेम्स पेंथर ने जब इसको खुदवाया तो उसने इसको निगलेक्ट कर दिया, यानी कि हटा दिया। उसने सोचा ऐसे छोटे मोटे चीज लिखे गए होंगे। तो निगलेक्ट किसने किया था? यानी कि अनदेखा किसने किया? निगलेक्ट किसने किया? जेम्स पेंथर। जेम्स पेंथर। जेम्स पेंथर इसको खुदवाते समय इसको निगलेक्ट कर दिया, लेकिन बाद में कौन आके? जेम्स प्रिंसेस आके इसको क्या करता है? पढ़ने में सफलता प्राप्त करता। क्या करता है? पढ़ने में सफलता। लेकिन जेम्स प्रिंसेस के साथ एक प्रॉब्लम थी। जब ये अभिलेख को पढ़ रहा था तो सारे अभिलेख में एक चीज का वर्णन था, मैं मगध सम्राट। क्या लिखा गया था? मैं मगध सम्राट प्रियदर्शी। उसको एक चीजें नहीं समझ में आ रहा थी, यार मैं मगध सम्राट प्रियदर्शी, प्रियदर्शी नाम का इतिहास में कोई वर्णन नहीं था। प्रियदर्शी नाम का कोई राजा नहीं आया, क्योंकि उस समय अशोक नाम से जाना जाता था। तो भारत का सम्राट प्रियदर्शी, इतना बोला जाता था। कहा यार प्रियदर्शी है कौन? लेकिन जब खुदवाते वह कुछ अभिलेखों पे बैठा, जैसे आप कहोगे खुर्रम का अभिलेख, ठीक है, मास्की का अभिलेख, मेटूर का अभिलेख, गोलकल का अभिलेख, ये 4 अभिलेखों पे पहुंचा। तो इन 4 अभिलेखों में अशोक का वास्तविक नाम था कि मैं प्रियदर्शी राजा अशोक। इसको लगा अच्छा ये अशोक है क्या, लेकिन यहां भी सम्राट नहीं लिखा गया था। तो मैं सम्राट अशोक प्रियदर्शी, यह बात कहां लिखी गई? आप कहोगे एक राजस्थान में पाया जाता भाऊ अभिलेख, ठीक है, भाभू अभिलेख में इसका वर्णन है, वहां पूर्ण रूप से लिखा। अभी कल की क्लास में बताएंगे, यार टाइम ओवर हो रहा है, लेकिन सुन लो, वहां पूर्ण रूप से लिखा था मैं मगध सम्राट प्रियदर्शी अशोक। जब ये पूरी बात लिखित का, अच्छा ये जो प्रियदर्शी नाम लिखा जा रहा था, या देव नाम प्रिय, जो ये 2 नामों कहा गया, देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी। तो देव नाम प्रिय का मतलब होता है देवताओं में जो प्रिय हो, ठीक है। तो जब यह अभिलेख लिखा जा रहा था, इन सब बातों का वर्णन हुआ, तब जेम्स प्रिंसेस को पता चला कि सारे अभिलेख किसके हैं? अशोक के हैं। किसके हैं? अशोक के हैं। तो इसको सबसे पहले पढ़ने की जानकारी किसको मिलती है? अशोक को। जेम्स प्रिंसेस। इसको निगलेक्ट किसने किया? जेम्स पेंथर, ठीक है। हाँ, कुल कितने शिलालेख? 14, ठीक है। शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। अगर मैं अगली चीज यहां से आपके सामने पुट अप कर दूं, शिलालेख क्या होता है? पत्थरों पे खुदवाई हुई जानकारी, ठीक है। रानी का अभिलेख जो था, या मैं कह दूं इलाहाबाद का अभिलेख जो था, कौशाम्बी का अभिलेख था, इससे किसकी जानकारी मिलती है? इससे उनकी रानी कारुवाकी की जानकारी मिलती है, जिसमें पता चला कि कारुवाकी ने क्या करती थी? दान दिया करती थी। अगली चीज, इस अभिलेख को खुदवा के इलाहाबाद कौन लेके गया था? अकबर, ठीक है। कौन? इसमें समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का भी वर्णन मिलता है। किसमें? रानी के अभिलेख में। बातें क्लियर हो गई? चलिए बाकी कहानी कल, ठीक है। एक एक पॉइंट थोड़ा थोड़ा सा ही करके दिमाग बैठाओ, लेकिन बैठाते रहो।
और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक भी करिए और वॉचिंग करने के लिए थैंक यू।